फिर से हम ईद की इस खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको खुश आमदीद कहेंगे और हमारे कुछ मेहमान, कुछ चेहरे जो हैं वो ट्रांसमिशन में बदल चुके हैं। मोहसिन भट्टी साहब हमारे साथ शुरू से ही मौजूद हैं, अभी हमने इनको स्पेशल रिक्वेस्ट करके रोका है। अहमद नवाज़ भी यहाँ पर ही मौजूद हैं, लेकिन जिन दो नए चेहरों का इजाफा हुआ है ट्रांसमिशन में, उनका तारुफ मैं करवाती चलूँ। सबसे पहले हमारे साथ जो अभी ट्रांसमिशन का हिस्सा है, ट्रांसमिशन में मौजूद हैं, ऑब्वियसली आप सब इनके नाम से वाकिफ़ हैं। फ़ैशन की दुनिया का बहुत बड़ा नाम और इंटरनेशनल रिकग्निशन रखते हैं। पाकिस्तान में इन्होंने फ़ैशन के लिए बहुत काम किया, इंटरनेशनली इनफैक्ट अगर हम कहें तो फ़ैशन के लिए बहुत काम किया। सो हमारे साथ पाकिस्तानी फ्रेंच फ़ैशन डिज़ाइनर महमूद भट्टी साहब हमारे साथ इस वक्त ट्रांसमिशन का हिस्सा है। महमूद साहब, थैंक यू सो मच एंड वेरी ईद मुबारक। और मैं आपकी बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आप अपनी तमाम तर मसरूफियात छोड़ के हमारी स्पेशल रिक्वेस्ट पर ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। सो ईद मुबारक। कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच। आप सबको ईद मुबारक हो, क्योंकि बड़ी देरों से ईद नहीं की, बड़ी देरों से, सालों से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सो अभी गुफ्तगू का बाकायदा तौर पर भी आगाज़ करते हैं, लेकिन जो मेरी अगली गेस्ट है इनका भी तारुफ करवाती चलूँ। सो हमारे साथ जो अगली मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, मेरी बड़ी अच्छी दोस्त हैं, लेकिन प्रोफेशनली अगर मैं इनका इंट्रोडक्शन करवाऊँ सो यस, मल्टी टैलेंटेड हैं, जर्नलिज्म के साथ भी वाबस्ता हैं, पढ़ती भी हैं, पढ़ा भी रही हैं। आजकल एक पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल पर 4-4, 5-5 सहाफ़ियों के साथ बैठकर तज्ज़िये ले रही होती हैं। और इस सब के साथ साथ ग्लोबल वुमेन मीडिया के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है, चेयरपर्सन भी है इसकी। मुनीज़े मोइन हमारे साथ मौजूद है। मुनीज़े, थैंक यू सो मच एंड ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया रोमा, आपको भी बहुत 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 ईद मुबारक। थैंक यू। का दिन तो मैं कहती हूँ वो दिन होता है जिसमें हमें छुट्टी मिलती है और वो दिन हमने भरपूर एंजॉय करना होता है। हाँ, लेकिन हमने छुट्टी वाले दिन भी आपको थोड़ी सी जहमत दे ली और हमने रिक्वेस्ट करके आपको बुला लिया। एंड थैंक यू सो मच कि आपने रौनक बख्श दी हमारे इस मंच को। नहीं, जहाँ मेरे इतने सारे दोस्त हैं ऑलरेडी मौजूद हैं तो फिर तो वक्त निकालना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा महमूद भट्टी साहब, मैं आपसे ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी, बिकॉज आप फ्रांस में रहते हैं, सो बहुत टाइम आप वहाँ पर गुजारते हैं, लेकिन यस आप पाकिस्तान भी आते हैं। सो कभी वहाँ पर जब आपने ईदें गुजारी और अब जब फिर आप पाकिस्तान में होते हैं, सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू ईद, जो एक फ्रांस की होती है और एक जो पाकिस्तान की है? फ्रांस की जो ईद है ना, जब हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के जाते हैं ना, तो सब चीज़ें इस दिन छोड़ जाते हैं। अच्छा, ठीक है। ठीक है, वहाँ पे जाके ये कभी सोचा नहीं है ईद के बारे में। अपना सुबह 6 बजे उठ के ऑफिस जाते हैं काम करने के लिए, और रात को वही रूटीन घर पे आ गई। मतलब कुछ सोचे नहीं। वहाँ पे ना एक आदमी ने जब 24 आवर एक मेहनत करनी होती है ना, तो ये सारे रिवाज सब चीज़ें इधर छोड़ जाता है। यानी वहाँ पर फेस्टिविटी कोई नहीं है, वहाँ पर बस काम काम काम। नहीं, पाकिस्तानी करते हैं काफ़ी, ऐसी कोई बात नहीं, फैमिलियाँ रहती हैं, ये रहती हैं। मेरा और चक्कर है, क्योंकि ट्रैवलिंग करनी है, काम करना है, तो वो ईदें शीदें मैं यहीं पे छोड़ के चले गया। बिल्कुल, लेकिन अभी आप यहाँ पर मौजूद हैं, तो यहाँ पर क्या एक्टिविटीज़ होती हैं नॉर्मली? आप क्या कोई मिलने मिलाने आता होगा, कोई फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते होंगे, क्या एक्टिविटीज़? बिल्कुल, अभी तो मैं मीटिंग से उठ के आया हूँ ईद वाले दिन भी। थैंक यू सो मच, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। तो वो ईद पे यही है, दोस्त आ गए, ये आ गए। ये भट्टी साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, भाइयों जैसे हैं बिल्कुल, जिन लोगों की मैं बड़ी इज्जत करता हूँ। ऐसे दोस्त आ गए मिलने के लिए, कब्रिस्तान चले गए, दाता साहब चले गए, ये ईद होती है। बिल्कुल, ये बड़े, मैं वैसे आगे चल के पूछूंगी भी कि दाता साहब का आपने नाम लिया, सो वो एफिलिएशन होना, और फिर इतना अरसा आप जब बाहर रहे हो, सो फिर आपने उस एफिलिएशन को सस्टेन किया, बरकरार रखा, तो दिस इज समथिंग वेरी मच अमेजिंग। इस पर भी वैसे बात करेंगे। मुनीज़े, व्हाट आर योर नॉर्मल एक्टिविटी, मतलब अगर हम रूटीन की बात करें, सो ईद का दिन क्या क्या करती हैं आप? रोमा, ईद के दिन जैसा कि मैंने पहले बताया, छुट्टी का दिन होता है और पूरी कोशिश होती है कि उसे भरपूर घर वालों के साथ गुजारा जाए। तो सुबह सुबह जब घर वाले ईद की नमाज़ पढ़ के आते हैं, यूँ लोगों के मीठे से दिन का आगाज़ किया जाता है और उसके बाद रिश्तेदार आने लग जाते हैं। और अगर कभी लगे कि बस ठीक है अब बहुत सारे आ चुके हैं, अब हमें जाना है, और फिर वो जो ईद मिलती है, हमें मिलती है, हमारे बच्चों को मिलती है, और जो हमारे पेरेंट्स देते हैं या चाचू ताया खालू खाला सब देते हैं, तो उससे दिन और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। और फिर ईद वाले दिन जैसा कि अब आपने हमें ज़हमत दे दी है और हमारे इस तरह दोस्त हमें छोड़ते नहीं है, हमें ईद पर भी अपने प्रोग्राम से बुला लेते हैं, तो हम फिर उनके पास भी चले जाते हैं। वहाँ पर रौनक होती है, वहाँ मज़ा आता है। भट्टी साहब से पूछ ले फिर, भट्टी साहब ऐसे ही है ना? लेकिन देखिए, ये फेस्टिविटी है ना, सेलिब्रेशन, आप जिधर भी जाएं प्यार बांटें और मिल बैठें और सबसे मिलें। सो ये एक फेस्टिविटी है, ये जहमत भी हमने आपको इसीलिए दिया ना कि हम सब
मिल बैठ भट्टी साहब, लेकिन हमने जहमत तो ले ली, हमने रोमा से ईदी भी लेके मेरा क्या कसूर है? ये दो बड़े बड़े लोग, सीनियर लोग मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में नहीं, ये उम्र में सबसे पहले तो रुतबे में बड़े हैं, अपने एक्सपीरियंस में बहुत बड़े हैं, तो यस। अच्छा भट्टी साहब, वैसे मैं मतलब ईदी का तो आपसे बहुत सवाल पूछ लिया, और इससे पहले इनके दोस्त वगैरह ये हमारे साथ जो ट्रांसमिशन का हिस्सा थे, तो हम इतनी संजीदा बातें कर नहीं सके थे, तो हमने संभाल के रखी हुई थी कि जब हम सेकेंड हाफ में वापस आएंगे तो फिर भट्टी साहब से हमने संजीदा सवाल करने हैं, क्योंकि जो मजाक करने वाले लोग थे ना वो अभी ज़रा जा चुके हैं, तो वो संजीदा गुफ्तगू की तरफ आने नहीं हमें दे रहे थे। अच्छा भट्टी साहब, आपने फूड पे बड़ा काम किया, बड़ी रिसर्च की, और अभी रिसेंटली मैंने अपने मॉर्निंग शो में किसी को बुलाया, तो उनकी रिसर्च थी जो दूध मिलता है मिलावट शुदा दूध, सो उसमें उन्होंने कैटेगोरिकली आपका नाम मेंशन किया कि जो भट्टी साहब ने इस पर काम किया ना वो किसी और ने किया नहीं, उन्होंने इंटरनेशनल लेवल की रिसर्च जो है वो लोगों के सामने रखी। तो ये आपको कैसे ख्याल आया? आप शो तो करते हैं, वो उसमें शोबिस की शख्सियात होती हैं और आप एक दिन जाते हैं उनके साथ गुजारते हैं, लेकिन फूड के लिए काम, फूड अवेयरनेस पर, फूड सेफ्टी पर काम, इसका ख्याल कैसे आया? ये ख्याल ऐसे आया था कि हमने आज से 18 से 20 साल पहले हमने काम शुरू किया कि पाकिस्तान में कंज्यूमर राइट्स के लिए कोई अवेयरनेस नहीं है। दुनिया में कंज्यूमर राइट्स पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। जैसे अभी भट्टी साहब भी चूँकि फ्रांस में हैं, आप लोग भी अक्सर आपका बैच चक्कर लगता है, वहाँ पे कंज्यूमर के बड़े राइट्स हैं। पाकिस्तान में कोई राइट्स नहीं है। वहाँ पे आपने कोई चीज़ ली है, वो कहते हैं कि जी आपने ले ली है, ख़रीदा हुआ माल ना वापस होगा ना तब्दील होगा। वो खा के आप बीमार पड़ जाएं, कोई हर्ज नहीं है, कोई फ़र्क नहीं उन्हें पड़ता। तो ये दुनिया में इनका ख्याल रखा जाता है। पाकिस्तान में खुल्लम खुला वायलेशन थी, तो इस बात पे तकलीफ होती थी कि यार हम क्यों इतना पीछे हैं। हमने इस पे फिर एक कंज्यूमर राइट्स की एक NGO बनाई, और मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे बुज़ुर्ग हैं, सुहेल अब्बास मिर्ज़ा साहब, उन्होंने मुझे गाइड किया और हमने एक NGO बना दी। पाकिस्तान की पहली NGO बनाई जो कंज्यूमर राइट्स पे काम कर रही थी। ज़बरदस्त। और उसके बाद जब हमने काम शुरू किया, उस वक्त परवेज़ लाई साहब की हुकूमत थी पंजाब में, उनको मिले, रिक्वेस्ट की और पंजाब में कंज्यूमर एक्ट पास करवाया। 2005 में एक्ट पास करवा दिया था, और 2007 में पहली कंज्यूमर कोर्ट बनी लाहौर में, फरवरी 2007 में, और उसमें सबसे पहला केस हमने दायर किया अगेंस्ट PSO किया। अच्छा, ठीक। और उसके बाद फिर बहुत सारी कंपनी, यानी एक मशहूर कंपनी थी, उसका शैम्पू की बोतल थी, और वो शैम्पू की बोतल ये थी कि उसके एजेस इतने शार्प थे कि एक खातून जो कि डायबिटिक पेशेंट थी, उनको कट लगा और उसके बाद उनका ज़ख्म ठीक नहीं हुआ, और उनको फिर कहा गया कि जी आप इसका डिज़ाइन चेंज करेंगे बॉटल का, उनको हर्जाना भी देंगे। इसी तरह एक मशहूर ब्रांड था शैम्पू का जो 100% खुश्की और सिकरी के खात्मे का दावा करते थे, उन्हें कहा गया कि ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है, आप लोगों को मिसगाइड ना करें, मिसलीड ना करें। उन्होंने भी अपना ऐड चेंज किया। अच्छा। इसी तरह ये तमाम चीजें आपने पॉइंट आउट की, जबरदस्त। फिर उसके बाद उन दिनों में हमने एक मशहूर जैम को चेक करवाया। अच्छा। वो जैम को चेक करवाया। अब उनके जो रेगुलर ब्रांड था जैम का, उसमें और डाइट ब्रांड में, दोनों में चीनी की मिकदार एक जितनी पाई गई। वो नाम नेहाद डाइट था, चीनी उतनी ही थी। फिर एक और मशहूर ब्रांड की केचप चेक करवाई, तो पता चला कि उस पे जब आप केचप का नाम लेते हैं तो टोमेटो केचप ज़हन में आता है, तो उसमें टमाटर की पल्प की जगह पे गाजर की पल्प पाई गई। हमने कहा ये क्या हो रहा है। एक दूसरे ब्रांड को चेक किया गया तो पता चला कि उसमें ना गाजर की पल्प है ना टमाटर की पल्प है, उसमें आलू की पल्प है। अच्छा। तीसरे ब्रांड को चेक करवाया तो पता चला कि उसमें सिर्फ स्टार्च है, कोई पल्प नहीं है। अच्छा। हमने कहा ये तो यहाँ पे इनको पूछने वाला ही कोई नहीं है। फिर हमने कहा कि असल काम तो फूड पे होने वाला है। फिर हमने फूड पे काम शुरू किया। तो आप अकेले नहीं, आपके साथ अब पूरी एक टीम जी, है, बिल्कुल। पूरे मैकेनिज्म के तहत आप ये काम करें। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा भट्टी साहब, मैं मतलब आपकी सक्सेस स्टोरी और आपके नाम से सभी लोग वाकिफ़ हैं, लेकिन मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि कोई भी इंसान उसको अपनी रूट्स का नहीं भूलनी चाहिए कि जहाँ से उसने आगाज़ किया। और ये आपकी पर्सनालिटी का एक खासा है कि आप लोगों को अपनी सक्सेस स्टोरी बताते हैं, फिर लोग डेफिनेटली जिसने उससे कुछ सीखना हो, लर्निंग एस्पेक्ट भी होता है, मोटिवेशन भी लेते होंगे, इंस्पिरेशन भी लेते होंगे। लेकिन आपने कभी ये क्यों नहीं सोचा कि माशाल्लाह माशाल्लाह अब आपका बहुत बड़ा नाम है, आप एक इंटरनेशनल ब्रांड है, सो आप लोगों के सामने खुलकर इजहार कैसे कर देते हैं कि हाउ डिड आई स्टार्ट,
मतलब बहुत से लोग अपने रूट्स उनको छुपा रहे होते हैं। ज़िंदगी में ना आपको अपना माजी नहीं भूलना चाहिए, कहाँ से आया है। ये सब एक शो है लाइफ का ना, ये चीज़ें आनी जानी चीज़ें हैं। कल मैं गया था यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है, लाहौर यूनिवर्सिटी। जी जी। उन्होंने एक बंदर के साथ मुझे चीफ गेस्ट बुलाया था बच्चों को डिग्री देने के लिए। मुझे नहीं पता था इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, वहाँ पे ओल्ड चीफ जस्टिस आए हुए थे, सब आए हुए थे। उन्होंने मेरी वहाँ पे तकरीर रखी हुई थी। अब मैं जाता हूँ ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में, लैम्प्स में, नेक्स्ट यूनिवर्सिटी में, आगा खां में, दुनिया की यूनिवर्सिटी में, क्योंकि ये भट्टी साहब ने बताया ना मेरी लाइफ पे मूवीज़ आ चुकी हैं, Exactly, हाँ, बुक्स आ चुकी हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आदमी को अपना फ्यूचर, अपना जो माजी है ना वो नहीं भूलना चाहिए और बच्चों को देना चाहिए, उनको देना चाहिए। जहाँ पे हमारा मुल्क चले गया है ना, तो इनको अब देने वाला कौन होगा, इनको कौन बताएगा? को हर आदमी बाजू नीचे करके बैठ गया, ठीक है ना। मैं तो डेली फाइट करता हूँ यहाँ पे आके ना, मुझे बिल्कुल वो पहले वाला वो चीज़ नहीं रही यहाँ पे, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हम बाहर रहते हैं, बड़ी मेहनत करके यहाँ पे चीज़ें लेके आते हैं, फिर हमारे साथ ज़्यादती होती है, फ्रॉड हमारे साथ होते हैं। एग्जैक्टली, और आपके साथ हुए भी हुए हैं। You have been a victim, I know. कल सुबह मेरे 6 केस हैं, कल 6 केस लगे हुए हैं, आज 2 केस लगे हुए थे, अभी तक मुझ पे 17 केस बन चुके हैं। अच्छा, ठीक है ना, माशाल्लाह ना। तो क्योंकि सिर्फ वो एक ज़मीन ली थी मुल्तान रोड पे, एक मरबा ज़मीन, यतीम खाना बनाना था। मेरी मदर की डेथ हो गई, उसका ड्रीम था, मतलब क्योंकि वो हम बहुत गरीब फैमिली थे बस्तामी रोड में, हम 6 मरले में सारे बहन भाई वहाँ पे रहते थे, काम करते थे, पैकेट उठाना, ये चीज़ें सारी करनी। और जब मुझे पता चला मदर की डेथ हुई, यूनिवर्सिटी बनानी है, वो यतीम खाना बनाना है, वो वकील साहब को मैंने थोटी लेटर दिया, उसने अपने और अपनी बीवी के नाम पे करवा दिया। हाँ, जो स्टे ऑर्डर लिया उसने पकड़ के 17 केस मुझ पर बना दिए हैं। मैं अब पेरिस से आता हूँ अदालतों में जाने के लिए, जब मैं आता हूँ मेरी टिकट लगती है 12-14 लाख रुपए की, और मैं जाके अदालतों में पेश होता हूँ, वो कभी भी नहीं आता। तो ये पाकिस्तान तो ये आपको डिसअपॉइंटमेंट तो फिर होती होगी डेफिनेटली। पाकिस्तान का एक निज़ाम है जिस पर आपको डेफिनेटली एक डिसअपॉइंटमें तो फील होती बिल्कुल। होगी। वो भट्टी साहब ने बताया ना, यहाँ पे फैशन मैं लेके आया था। एग्जैक्टली। ये स्कूल फैशन यूनिवर्सिटी मैंने बनाई थी लड़कियों को, क्योंकि अब औरतों को तो आदमी ना घर पे बैठा के जाके, जब मैं पीसी होटल में ठहरता था 3 बजे आता था, गप्पे लगा रहे हैं, औरतें खूबसूरत घर पे बैठी हुई हैं, उनको कोई लिफ्ट नहीं कराता था। फिर उनको बताया भी मेकअप कैसे चलना है, हेयर कैसे बनने हैं, आपने फैशन कैसे करना है, कलर मैचिंग कैसे करनी है, चलना कैसे है, ये सब चीज़ें मैं 50 लड़कियों की टीम लेके आता था, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद। ये सब चीज़ें मैंने करके मुझे स्टार इम्तियाज़ भी मिला था, थैंक यू वेरी मच गवर्नमेंट का। लेकिन मुसीबत ये है, यहाँ पे वो मैंने एक यूनिवर्सिटी बनानी थी, जो भट्टी साहब ने बताया, मेडिकल एंड फैशन की नज़र हो गई। बिल्कुल नहीं, वो एक साकिर निसार साहब थे, वो हॉस्पिटल आके उन्होंने अपना मौला जेट शूटिंग कर दी वहाँ पे, तो समझ नहीं आ रही यहाँ पे क्या किया जाए। बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन चलें खैर, वी होप कि आपके जो मामलात हैं वो जल्दी जल्दी बेहतर हों। लेकिन ये ओवरऑल मतलब एक ऐसा बंदा जिसके पास तमाम तरह का इन्फ्लुएंस भी है, वो खुद भी एक इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी है, इंटरनेशनल नाम है, इंटरनेशनली रिकग्निशन है, लेकिन अगर उसके साथ ये सब कुछ है तो यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा लें कि एक आम आदमी की क्या ज़िंदगी होती होगी। इसमें तो ये है कि आपको एक छोटी सी मिसाल दूँ, जंगल है, जंगल में एक शेर होता है, उसको भूख लगती है, वो एक 2 टन का 3 टन का भैंसा शिकार करता है, उसके बाद उसमें से एक रान पकड़ता है और उसको खाता है, और वो भी सारी नहीं खा सकता, छोड़ के चल जाता है। अब वो उसमें से जो बाकी 1900 किलो 1900-1950 किलो गोश्त है, वो किसने खाना है? वो भेड़िए खाएंगे, लगड़ बगड़ खाएंगे, कुत्ते, बिल्लियाँ, कौवे, चीले, ठीक, अच्छा जी। अब वो सारे चरिंद परिंद हैं जो सारे मिल के भी उस भैंसे का शिकार नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जंगल में उनकी जिंदगी का दारोमदार शेर की मौजूदगी पर है। तो जो ऐसे लोग हैं जिनकी 86 मुल्कों में कंपनियां हैं, ये जंगल के शेर हैं, इनको अल्लाह पाक ने उस बसीरत से नवाजा है कि ये अपना रिज्क कमाएंगे और उसके साथ और बहुत सारों का रिस्क जुड़ा होगा। अगर इनको डिस्करेज किया जाए, इनको वापस पाकिस्तान से भगा दिया जाए कि आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, यहाँ पे आपने कोई कारोबार नहीं करना, उनकी हौसला शिकनी की जाए, तो आप देखें कि आप कितने और लोगों का हक और रिस्क मार जाएंगे।
आपको इस ईद की खुसूसी नशरियात में खुशामदीद कहेंगे और आप सबको हम सब की तरफ से एक बार फिर दिली ईद मुबारक। एंड आई एम होपिंग कि आपका दिन जो है वो अच्छा गुजर रहा होगा। अभी तो इब्तिदा है, लेकिन आगे 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 जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है ऑब्वियसली ज़्यादा बेहतर अंदाज में गुजरता जाएगा। अभी फेस्टिविटी स्टार्ट होनी है। भट्टी साहब आपसे या दोनों दो भट्टी हमारे साथ बैठे हुए हैं। इश्क जो होता है वो बचपन का होता है या बचपन का होता है? एक बचपन में भी तो इश्क होता है ना वैसे, अगर मैं आपसे ये पूछूं तो। बचपन में वो इश्क जो होता है ना वो आया चले गया। अच्छा। लेकिन इस एज में फिर आपकी जब शादी हो जाती है सारा कुछ, तो फिर आदमी अपनी वाइफ से ही प्यार करता है। अच्छा, ठीक है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। यानी वो ऑर्गेनाइज्ड हो गया होता है, संजीदा हो गया होता नहीं, है। उसके बाद है ना, पता है कि हर चीज़ की एक लिमिट होती है। लिमिट के बाहर इंसान को नहीं होना चाहिए। अगर एक औरत आपके साथ प्यार कर रही है तो आपको भी प्यार देना चाहिए। एग्जैक्टली। ठीक है ना, इसका मतलब नहीं मैं उसको घर बैठा के मैं रात दोस्तों के साथ अपनी याशी कर रहा हूँ तो बेचारी वो मेकअप लेके बैठी है फिर सो रही है और मैं आया हूँ तो मुझे सोने दे, क्योंकि मैं अभी। वैसे भट्टी साहब ये आपकी सोच बड़ी अच्छी है मुनीज़े। वैसे आपको नहीं लगता कि हमारे पाकिस्तानी मुआशरे में ऐसे मर्द कम होते हैं जो इतना ख्याल कर रहे हैं? पाकिस्तानी मुआशरे से नहीं है ये, इसीलिए ना, लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसे लड़कों का आदमियों का फुकदान है। घरेलू खवातीन जो है वो मेकअप लगा के तैयार होके अपने शौहर का इंतजार करते करते सो जाती हैं और आए नहीं तो कहेंगे बेगम रोटी दे दो और उनको भी मेरे खाना पाँव दबा दो, सिर दबा दो। हाँ, तो भट्टी साहब बड़े एहसासमंद शौहर लग रहे हैं, जो बड़ी अच्छी बात मेरी है। वाइफ पाकिस्तानी है लेकिन मैं सवाल ही नहीं पैदा उसे ऐसे छोड़ के जाऊँ। लेकिन बड़ी वो साहब, मेरे साथ रहती है हमेशा। मेरा ये मानना है कि मोहब्बत बचपन की ज़्यादा अच्छी है। मेरे ख्याल में नाम ही पूछ लेते हैं, नाम ही पूछ लेते हैं। जैसे कोई पता है बचपन कि की वो जो मोहब्बत वो बहुत सारी बचपन की बचपन की होती है ना, वो आदमी यंग होता है। मेरे ख्याल में वो इट्स मोर ऑफ एन इन्फैचुएशन। मोहब्बत इंसान को बुरा नहीं होने देती। नहीं हाँ, ये वो मैं क्या- बता रहा हूँ। इसीलिए भट्टी साहब को 4-5 बार सच्ची मोहब्बत हो गई है। वैसे ये भी एक पॉइंट है कि बाज लोग ऐसे होते हैं, उनको जब जब मोहब्बत होती है कहते हैं ये सच्ची मोहब्बत है, ये सच्ची मोहब्बत है। सच्ची मोहब्बत करते 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 कितनी मोहब्बतें वो कर चुके होते हैं। पता है क्या, ये भट्टी साहब जो कह रहे हैं ना, तो मेरा एक एक्सपीरियंस है इन चीज़ों में। जो पाकिस्तानी औरत है ना, उनमें और यूरोपियन औरतों में बहुत फ़र्क है। अच्छा, एक्सप्लेन। पाकिस्तानी औरत जो है ना, वो आपका वेट करेगी, आपके लिए दुआएं करेंगी। आपको दर्द हो रही है वो नमाज़ पढ़ने चले जाएंगी, दुआएं करेंगे अपने मियाँ के लिए, ये सब के लिए। लेकिन आप अपसेट ही होंगे ना तो वो आपके लिए दुआएं कि आप कहेंगे प्लीज़ मुझे सोने दे, मुझे ज़्यादा। वो अपसेट होगी, यार ये इतना अपसेट है, वो दुआएं करेगी। बाहर की जो औरत है ना, इट्स डोंट केयर, इट्स नॉट सेम। तो वैसे आपकी पर्सनल प्रेफरेंस में अगर पूछा जाए तो फिर शादी के लिए, शादी मटेरियल में बाहर की औरत को आप प्रेफर करेंगे या पाकिस्तानी? नहीं, अब बाहर तो खाली हसरत ही रह गई है। बाहर भी जो है ना, इस 5 फिंगर इज नॉट सेम। सब भी औरतें बाहर की ख़राब भी नहीं। बिल्कुल। पाकिस्तानी बीवी ज्यादा शक करती हैं या फ्रांसीसी? ये भट्टी साहब ने अपने मखसूस अंदाज में सवाल डाला। औरतों का एक नेचर ऐसा है, जेलसी, जेलस। अगर वो जेलस हो रही है तो फिर मर्द भी जेलस होते हैं ना, जो सुनते हैं मर्द ने औरत का ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन प्यार 2 साइड पर होते हैं, लेकिन औरतों की जो एक नेचर है ना, वो अल्लाह ने कैसी बनाई हुई है। वैसे बाहर की औरत हो ना, वो भी सेम मुनीज़ा, से वैसे आपको क्यों लगता है कि ये पाकिस्तानी मुआशरे में हमारी जो ख़वातीन है और स्पेशली जब वो गर्लफ्रेंड्स बन जाती हैं या इससे ज़्यादा प्रमोशन के बाद बीवी बन जाती हैं, तो क्यों इतनी डाउट क्यों करती हैं? यहाँ के मर्दों की हरकतें नहीं ठीक है। नहीं, ऐसी बात नहीं नहीं, यहाँ की खवातीन पहले तो ये पूछे आपका नाम मुनीज़े है। अच्छा, औरत हो या मर्द हो, अगर वो एक अच्छे सिंसियर प्योर बॉन्ड में है तो फिर दोनों जानिब पोजेसिवनेस तो नज़र आती है। इसमें ऐसा नहीं है कि मर्द ज़्यादा बाहर। आपको लगता है पोजेसिव होना एक सर्टेन लेवल तक 100% होना चाहिए। हाँ, लेकिन ऑब्सेस्ड नहीं होना चाहिए। नहीं यार, ऑब्सेशन तो हो जाती है। अब आप भट्टी साहब को देखें ना, वो खुद कह रहे हैं कि बीवी के अलावा कुछ नहीं दिखता। ये ऑब्सेशन होता है कि प्यार होता है? ऑब्सेशन तो ये कि आप उसके आने जाने जिंदगी अजाब कर दें, ऐसे करना है ऐसे नहीं करना। मैं ऑब्सेशन को ऐसे लूंगी, भट्टी साहब ऐसे नहीं आपको लगेगा? मैं पता है कि मेरी नेचर ये नहीं, किसी टाइम मैं भी टफ हो जाता हूँ, ठीक है ना, तो मैं कहता हूँ प्लीज़
मुझे उस कमरे में जाके ज़रा आराम करने दे, फिर एक घंटे बाद माजरत के साथ वो ना प्रोड्यूसर साहब आवाज लगा के मनीषे खाएं मैं क्या लगता है मैं बहुत खाना खाती हूँ। मैं तो इसलिए नहीं खा रहा क्योंकि मेरी वाइफ मेरा इंतजार कर रही है घर में। ये भट्टी साहब ऐसे लग रहे हैं बड़े अच्छे शौहर हैं। मैं अच्छा शौहर, अच्छे शौहर। ये तो फिर आपकी बेगम का है तो ये तो अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं। नहीं मार्केटिंग नहीं कर रहा, लेकिन वो अगर जब प्रोग्राम देखेंगे वैसे उसको पता भट्टी साहब वैसे आपने कोई मार्जिन रखा है दोबारा मोहब्बत हो सकती है? मोहब्बत का क्या है, दिल तो कभी भी किसी पे भी आ सकता है। मोहब्बत है आजकल है ना, आजकल है। अच्छा, मेरी वाइफ है, मैंने शादी की हुई है। ये हम सबको मालूम है, लेकिन मर्द के लिए तो कई मोहब्बतें बुलवाना चाहिए ना रोमा, हम ऐसे वैसे नहीं है। ले, जो मोहब्बतें करते हैं वो ऐसे वैसे होते हैं, अच्छी बात है। बीवी से करें, खावन से करें, रोमा कहती नहीं मुझे कोई और चीज बताओ। हाँ, कोई छुपी हुई बात बताओ। अच्छा, कहती है कोई चस्के वाली चीज मिले। हाँ, कुछ स्पाइसी खुद खा नहीं सकती तो कहती है चलो बातें चस्के वाली मिल जाए। मैं आपको इसमें मिलेगा, हम आपको स्पाइस नहीं देने वाले। वो घंटे का एक सवाल फंसा हुआ मेरे, जी जवाब फंसा हुआ है। जवाब भी और सवाल भी। यार इनको कोई पानी पिलाओ, सवाल। वो कह रहे हैं कि सवाल भी मैंने खुद ही करना है, जवाब भी मैंने खुद ही देना है। आपने सवाल किया था कि जनाबे वाला पाकिस्तानी औरत कैसी है और इंटरनेशनल लेवल की जो औरत है, इंटरनेशनल लेवल की औरत बीच के इंटरनेशनल समझ है ना सर। ठीक है, बाय। आदमी औरत याफ्ता औरत, ठीक है ओके ठीक है। अब यहाँ की औरत कभी भी सेटिस्फाई नहीं होती। ये औरत आगे नहीं बढ़ रही। अब वैसे क्यों 5 नहीं। बच्चे भी हो जाए ना तभी कहती है सच्चा प्यार नहीं मिला। नहीं, ये औरत का मसला नहीं, आपका मसला है। आप अपना कोई इलाज करवा। बड़े डाटे मैं बजात की तरह पसरा नहीं चाहता। सीधा हो गया फौरन। अच्छा मोहसिन साहब, अगर आपको निगरान वज़ीर आला पंजाब बना दिया जाता तो आप क्या करते? आप पहली बात तो ये आप उस ऑप्शन को एक्सेप्ट कर लेते, और अगर कर लेते तो फिर आपके प्रायोरिटी में क्या क्या चीज़ें होती? हाँ, ये सबसे पहला सवाल ये है कि मैं अगर एक्सेप्ट कर लेता तो आज जो मुझे रिस्पेक्ट मिलती है हर तरफ से वो मिलनी खत्म हो जाती। आज मुझे दुआएं मिलती हैं। हाँ। जिस दिन मैं कोई इस तरह का सियासी ओहदा कबूल कर लूँगा, दुआएं ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि फिर कुछ हमारा यहाँ पे पोलराइजेशन सोसाइटी में इतनी ज़्यादा हो गई है। हम ये कहते हैं कि जो हमारे नज़रियात के, हमारी सोच के मुताबिक है वो बंदा ठीक है, या दूसरे अल्फाज में हम कहते हैं कि हमारा चोर ठीक है, आपका चोर ठीक नहीं है। तो आपका जवाब ये है कि आपको वज़ीर आला पंजाब का होता ही ना लेते। अच्छा, वज़ारत अगर आपको होती तो आप फूड की लेते? अगर मेरे पास कोई ऐसा इख्तियार आए तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं ये कहूँगा कि कानून सब के लिए बराबर हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। पहले आप बताएं, आप मुझे कौन सी सीट देंगे? वैसे मैं आपसे यही पूछने वाली थी कि अगर आपको वज़ारत हुस्न देनी है आपने, और मुझे हुस्न कारकर्दगी और मुझे एंटरटेनमेंट हेड लगा देना आपने। अच्छा, कबीना तो इतनी बड़ी गई सारी। एंटरटेनमेंट हेड के लिए नाम बताएं पहले। बाजार तक गुजर पुजर कह रहे। ये तो वो हो जाएगा ना, क्या विस्परिंग हो जाएगा। नहीं, ये तो फिर इसमें बामुसम्मा हो गए ना। अच्छा, वैसे भट्टी साहब से अगर आपको ये ओहदा ऐसा कोई मिले, हुकूमती ओहदा कोई ऐसे, सो वो आप उसमें आना पसंद करेंगे? और अगर आएंगे तो वो कौन सी फील्ड होगी जिसके लिए आप काम करना चाहेंगे? और इंसाफ पहले तो अपने मुझे तो नंबर 1 तो सियासत मुझे पसंद नहीं है। मेरे तल्लुकात सबके साथ हैं, लेकिन सियासत के मैं करीब नहीं जाता ना। तो मेरा ये ओहदा बन सकता है, क्योंकि मैं हर इंसान को ना अपनी वो चीज़ करनी चाहिए जो आती हो। तो मुझे तो ये गवर्नमेंट की चीज़ें आती नहीं है। मतलब चलें, आप सियासत में ना भी आना चाहें, लेकिन कुछ अर्सा पहले को देख लें। आप जिस तरह से कह रहे हैं, यहाँ पर आप फैशन के लिए काम करना चाहते थे, आप इंटरनेशनल लेवल के जो इन्वेस्टर्स थे उनको यहाँ पर ला के कुछ ना कुछ करना चाहते थे, लेकिन उस टाइम थोड़ी सी चीज़ें जो थी उनको कॉन्ट्रोवर्शियल बना दिया गया, जिसमें हमारे ही मैं नाम नहीं लूँगी, कुछ लोग बहरहाल इन्वॉल्व थे। सो अगर आपको ऐसा कोई काम करने का मौका दिया जाए जिसमें से आवाम की खिदमत हो, जिसमें से आम लोगों की खिदमत हो, या जिसमें फैशन जो लोग करना चाहते हैं या इस फील्ड के साथ बराह रास्त वाबस्ता होना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं अवाम की खिदमत के तौर पर? ये अवाम की खिदमत तो मैं 30 साल से कर रहा हूँ। 2000 बच्चों को स्पॉन्सर करता हूँ, गरीबों के लिए
औरतों की 100 औरतों की शादी करवाता हूँ, बेवा औरतों को देखता हूँ, लेकिन ये सब मैंने दिसंबर में चीज़ें बंद कर दी थी, क्योंकि वो जब मैंने देखा ये तो मेरे साथ हालात यहाँ पे ख़राब हो रहे हैं, तो इनको मेरी कदर ही नहीं है। तो मैं अब जा रहा हूँ वियतनाम, कंबोडिया में काफ़ी गरीब लोग हैं, तो उनकी हम हेल्प करते हैं सारा बिल्कुल ठीक कुछ। हो गया। मुनीसा, अगर आपको वैसे केयर टेकर सेटअप में लाया जाता और आपको आपकी मर्जी की कोई वजारत देनी होती, तो वो आप कौन सी वजारत चूज़ करते? आई थिंक मैं अगर काम करती तो तालीम के शोबे पर ज़्यादा काम करना चाहती, क्योंकि इक्वल क्वालिटी एजुकेशन राइट्स फॉर मेल एंड फीमेल मुआशरे में हमें नहीं मिलते। जो ख़वातीन हैं उनको, या जो डिप्राइव एरियाज़ में हैं, जो रिमोट एरियाज़ में हैं, उनको तालीम देना, उन तक तालीम पहुंचाना भी बहुत ज़रूरी है। इस पर काम किया जाता ताकि हम एक बाशऊर मुआशरा जो है उसको तश्कील देते हैं, जिसने आने वाले हमारे वक्त में हमारे मुल्क का मुस्तकबिल संभालना है। और औरत ही है जो पहले बेसिक एजुकेशन देती है। हम कहते हैं कि मर्द काम क्यों नहीं कर रहा, या उसको इल्म नहीं है, या डोमेस्टिक वायलेंस आ गया, या मुआशरे में बिगाड़ पैदा हो गया, उसकी सारे का सारा मलबा हम मर्द पर डाल देते। नहीं, औरत वो है जिसने घर में उसको तरबियत देनी है, और बड़ी उम्र के आदमी को तो आप ट्रेन नहीं कर सकते, तो ये काम आपको बचपन से करना होगा। एजुकेशन और इसका रोल अदा कर सकती है एक पढ़ी लिखी खातून, तो खवातीन को एजुकेट करना मैं चाहती हूँ। अहमद, आप क्या मतलब, अगर आपको भी इस तरह से कोई आपकी मर्जी की वजारत देनी होती, काबीना का हिस्सा बनाना होता, तो अगर आप मैं क्या? वज़ीर आज़म बनता। वजीर आजम नहीं, काबीना का हिस्सा। वज़ीर आज़म बनता। आप ये कह रहे हैं मैं काबीना से नहीं, मैं उससे ऊपर से उससे आऊँगा। ऊपर से आऊँगा ना। मैं अगर वज़ीर आज़म होता, सबसे पहले तो मैं पैसा रिजर्व करता, उसके बाद सोचता क्या करता? अच्छा ठीक है, पैसा लूट मार करता सर, लूट मार। अच्छा, ये आप इतना अलग ऐलान हमारे शो पर कह रहे हैं कि मैं लूट मार करता। वेरी वेरी पहले तो इनको उठा के बंद करें ना, फटाफट मैं फटाफट। अपने अल्फाज वापस लेता। अच्छा, वैसे अभी ज़रा हम डिस्काउंट्स वगैरह की भी, भट्टी साहब वैसे हम सब ख्वाब देखते हैं। अभी लाइटर नोट पर मैं कोई सवाल पूछना चाह रही थी, हम सीरियस नौयत के लिए पूछ रहे हैं, हम सब ख्वाब देखते हैं। आपको वैसे याद है आपने आखिरी दफ़ा कौन सा ख्वाब देखा अच्छा, था? मुझे ख्वाब याद ही नहीं रहते, आते हैं मुझे, लेकिन मुझे याद नहीं रहते सुबह। मुझे अच्छा, वैसे क्या वजह क्या है? पता नहीं, मुझे कभी समझ नहीं आई, ना मुझे ख्वाबों पर यकीन है, ना ही मुझे को ख्वाब याद आपको रहते हैं। जरा खाने पीने पे खाने पीने पे उनके रिव्यूज वगैरह पे, भट्टी साहब वैसे आपको याद रहते हैं यानी, और आप बिलीव करते हैं? अच्छा, ख्वाबों पर बिलीव करते हैं? बिल्कुल ज़बरदस्त। तो ये थोड़ा सा कोई एक्सपीरियंस भी बताएं जब आपने सोचा कि मतलब ये रियलिटी होती है। बहुत से लोग भट्टी साहब की तरह होते हैं, कहते हैं नहीं हमें यकीन नहीं है, हकीकत का रूप नहीं धार। मैं जब भी लाइफ में ना, हर आदमी बोलो, आप देख रहे हैं ना भट्टी साहब ऐसे बैठे, मुझे कोई परेशानी ही नहीं है। लाइफ ज़िंदगी में ऐसे चलती है। तो जब मुझे कोई बड़ी मुसीबतें आती हैं ना, तो मेरी माँ मुझे ख्वाब में आती है, एक दरवाज़ा खुल जाता है मेरा। अच्छा, ये पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव में भी होता है, अगर परेशानी आनी है तब भी? नहीं, मेरी माँ हमेशा मेरे साथ है, वो लाइफ में नहीं है। हाँ, लेकिन बिल्कुल। मेरे साथ है। लेकिन आपको लगता है कि ख्वाब जो हैं वो हमें आगाही देते हैं और आप इस चीज़ पर बिलीव करते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। तो ना, बातों का सिलसिला तो यूं ही जारी है। आई एम होपिंग कि आपका जो दिन है वो इब्तिदा अच्छी हो गई है, बाकी का दिन भी अच्छा ही गुजरेगा। अभी ज़रा हमें क्लोजिंग की तरफ जाना है इस ट्रांसमिशन की, लेकिन जाने से पहले मैं पूछना चाहूँगी कि आज के इस मॉडर्न एरा में अगर हम देखें तो इम्पोर्टेंस क्या रह गई है ईद की, और हमें कितना फोकस्ड होना चाहिए अपने ऐसे त्योहारों पर। सो भट्टी साहब, आपको क्या लगता है आज के ज़माने में कोई एक मैसेज आप दे सकते हैं, या ये भी बता दें कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ईद इन दिस मॉडर्न एरा? ईद बहुत इम्पोर्टेंट होती है, सारी फैमिली में, दोस्तों में इकट्ठे मिलके चलना, ईदी मनानी, खाने अच्छे खाने, कपड़े अच्छे पहनने, एक दूसरे को तोहफे देने, और दिल से प्यार से मिलना, नमाज़ पढ़ने जानी है, सब लोगों से मिलते हैं, सब कुछ कहते हैं, ये ईद है। बिल्कुल ठीक हो गया। भट्टी साहब, सेम क्वेश्चन आपसे। देखिए, ईद तो नाम ही खुशियों का है, एग्जैक्टली। और यही फोकस होना चाहिए कि आप कोई ऐसा काम करें, कुछ भी करें कि आप खुशी बांटें, किसी की खुशी का बायस बन जाए। वो किसी भी तरीके से हो, वो पैसे की सूरत में हो, वो हौसले की सूरत में हो, वो अच्छी बात की सूरत में हो, वो अच्छे लतीफ़े की सूरत में हो, वो अच्छी ख्वाहिशात की सूरत में हो, खुशी आनी चाहिए। राहत किसी को पहुंचाएं और नफ़ा बख्शों, किसी को नफ़ा पहुंचाएं, ये भी बड़ी अच्छी आपने बात की। मुनीसा, अगर मैं आपसे चाहूँ कोई एक मैसेज आप देना चाहें, या अपार्ट फ्रॉम मैसेज अगर आप थोड़ा सा इसको भी हाईलाइट कर दें कि आपको क्या लगता है आजकल के ज़माने में ईदों की अहमियत क्या है? सबसे पहले तो ये कि जो लोग हमें सुन रहे हैं उनको मैं यही कहूँगी कि खूब मेहनत करें। आप इस वक्त में हैं व्हेन यू कैन वर्क हार्ड।
अपनी आगे की ज़िंदगी को आप ही आसान बना सकते हैं. यू नेवर हैव टू डिपेंड ऑन एनीबडी. ठीक है ना? Exactly. तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ ज़्यादा इजी हो, ज़्यादा अच्छी हो, ज़्यादा पुरसकून हो, तो ये हम ही हैं जो ये कर सकते हैं. वी हैव टू वर्क हार्ड एंड देन वी हैव टू एंजॉय अ लॉट. और दूसरी बात आपने जो पूछी वो ये कि ईद की क्या अहमियत है. ईद की बहुत अहमियत है. कम से कम ईद वाले दिन काम नहीं करना और अपनी फैमिली को वक्त देना है. लेकिन मेरे ख्याल में बहुत सी हमारी बेचारी खवातीन ऐसी हैं जिनको ईद वाले दिन भी काम करना पड़ता है. कुछ तो खुशी से करती हैं, कुछ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. तो यहाँ पर हम ऐसी तमाम खवातीन को अप्रिशिएट भी करना चाहेंगे जो घरों में हैं और पूरी फैमिली के लिए जब दावतें करती हैं तो दस्तरखान सजाती हैं. लेकिन मैं जाते हुए एक बात ज़रूर सुना, ये गौर से सबने सुननी है. मैं 10 साल का था तो मैं बीमार हो गया, मी हॉस्पिटल में था. जी जी. ईद का दिन था, सारी फैमिलियाँ वहाँ पे आ रही हैं मिलने के लिए. मैंने फटे हुए कपड़े पहने थे, 10 साल का. मैं ऐसे देख रहा था सबको. मैंने एक दिन मेरे पास पैसे हुए तो मैंने कपड़े ज़रूर पहने हैं. हाँ. पानी आ रहा था ऊपर से. तो मी हॉस्पिटल आपको पता ना कितना गंदा है. तो मैंने क्या एक दिन पैसे हो तो मैंने हॉस्पिटल ज़रूर बनाना है. और माशाल्लाह अल्लाह ताला ने दोनों आपको चीज़ें इस दे दी मकाम आपको. पर पहुंचाया. तो इसलिए ये सब चीज़ें आपको मेहनत और बिलीव करना चाहिए. अल्लाह मियाँ आपके लिए बहुत बड़े दरवाजे खोल देगा. और एक्सक्यूजेस नहीं होने चाहिए जिंदगी में. अल्लाह ताला आपको मौके देते हैं और लेकिन हर वो दिन एक चीज़ opportunity वो होती है. आधी रोटी खा लें, इज्जत की पूरी ना खाएं जो पेट में दर्द हो. बिल्कुल. बड़ी खूबसूरत आपने बात किया और ये मैसेज भी बहुत इट हैज़ अ डीप मीनिंग. अगर कोई समझना चाहे तो अहमद आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? आप कोई मुझे इमदाद हो, मेरा मतलब है कि मोहब्बत एक ऐसा दरिया है. हम आपको पहले इमदाद दे देते हैं. मोहब्बत ऐसा दरिया है कि बारिश रूठ भी जाए तो पानी कम नहीं होता. लिहाजा मोहब्बत का दामन कभी ना छोड़िएगा. वो कहते हैं ना कि आँख से दूर ना हो दिल से उतर जाएगा. वक्त का क्या है, गुजरता है, गुजर जाए. ज़बरदस्त ज़बरदस्त. व्यूअर्स, इसी के साथ ही हमारी आज की ट्रांसमिशन का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा. मैं अपने चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी. मोहसिन भट्टी साहब, आपका बहुत 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 शुक्रिया. थैंक यू सो मच. महमूद भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे और अपनी वैसे तो तमाम लोग भी यहाँ पर इस वक्त जो मौजूद हैं उन सब ने अपनी मसरूफियात में से स्पेशल हमारे लिए वक्त निकाला. लेकिन महमूद भट्टी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच मुनीज़े. थैंक यू सो मच अहमद, आपने हमारी इस ट्रांसमिशन के लिए वक्त निकाला. व्यूअर्स, जाते जाते यही एक पैगाम कि इस दिन को और फिर आने वाले जितने भी दिन हैं उनको बड़ी खूबसूरती के साथ गुजारें और यू हैव टू स्प्रेड काइंडनेस वेर एवर यू गो. प्यार बांटें, काइंडनेस बांटें. और यही आज की इस ट्रांसमिशन से मैं अपने इस प्लेटफॉर्म से आपके नाम ये पैगाम पहुंचाना चाहूँगी. मुझे दीजिए इजाज़त और आप सबको एक दफ़ा फिर बहुत बहुत ईद मुबारक. जाते जाते आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट अहमद नवाज़ के हमें फिर से कोई मज़ेदार किस्म का गाना सुना.